अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ हम करवाने जा रहे हैं जो कि सोसाइटी में मौजूद मसाइल का हल करती हैं, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मुख्तलिफ NGOs और इदारों की तो बहुत अच्छे से उसको रन भी कर रही हैं। बड़ी अच्छी हमारी शायरा हैं, इसके साथ साथ कॉलम निगार भी हैं। शायरी का शौक कैसे हुआ, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ सफ़ेद पोश लोगों के हवाले से, जैसे कि मैं अक्सर औकात प्रोग्राम में ये बात करती हूँ कि इंसान के अंदर एहसास होना चाहिए, और एहसास जिस शख्स के अंदर है वो जिंदा है। मुझे ऐसा लगता है जिसके अंदर एहसास ही नहीं है, उसकी फीलिंग्स ही नहीं है, उसको इस बात का ही नहीं पता कि किसी के ऊपर क्या बीत रही है क्या नहीं बीत रही। अल्लाह ताला ने हमारी क्या ड्यूटी लगाई है, क्या हम निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे, तो मेरे ख्याल से पूछगिछ तो आखिर सभी की होनी है। तो जहां पर सफ़ेद पोशी की हम बात करते हैं, सफ़ेद पोश लोग यकीनन इस मुआशरे का हिस्सा हैं, और हमें ये चाहिए इंसानियत के नाते कि उनका ख्याल रखें। बहुत से लोग हैं जो उनका ख्याल रख भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं इस पर, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बाकायदा एक प्लेटफॉर्म की सूरत में बना लिया है और उस पर काम भी हो रहा है। और आज के प्रोग्राम की जो फर्स्ट पर्सनैलिटी हैं, जिनका नाम है ज़रका नसीम। ज़रका नसीम जो है, इन्होंने चादर वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक इदारा बना रखा है जिसमें सफ़ेद पोश लोगों की खिदमत की जाती है। चलते हैं ज़रका की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, हशाश विशाश। नाइस। अच्छा जी, नेक्स्ट पर्सनैलिटी की तरफ चलते हैं जनाब। आज के प्रोग्राम की जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी है, इनके तारुफ के हवाले से आपको बताती चलूँ कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 22 से 23 साल का अरसा गुजारा इंग्लैंड में, UK में, वहाँ के मसाइल इमिग्रेशन के, पाकिस्तान के मसाइल इमिग्रेशन के, बहुत सारा इस पर काम किया। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ इदारों की, कानून की और इंसानियत की, तो यकीनन हर इंसान पर कानून जो है वो बराबर लागू होता है। इस पर तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन चूँकि आज के प्रोग्राम में मैं ये चाहती हूँ कि इमिग्रेशन के क्या क्या मसाइल हैं उस पर डिटेल के साथ हम बात करेंगे। वो लोग जो पाकिस्तान से UK जाना चाहते हैं, उनको क्या क्या मसाइल दरपेश आते हैं, किस तरह से वीज़ा को अप्लाई करना है, वीज़ा किस किस किस्म का होता है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। मौजूद शख्सियत का नाम है जनाब बैरिस्टर कैसर बारी साहब। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम तमीना। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब। सबसे पहले तो आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बंडल ऑफ थैंक्स। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर योर टाइम। वेलकम, माय प्लेयर। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं इमिग्रेशन के मसाइल के हवाले से। बैरिस्टर साहब, यकीनन इमिग्रेशन के बहुत सारे मसाइल हैं। आप लोगों को वो मसले नहीं लगते क्योंकि आप हैंडल करते रहते हैं, रूटीन वर्क बन जाता है, लेकिन आम लोगों के लिए बहुत सारे मसले हैं। क्या कहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, उनके लिए क्या क्या इशूज़ होते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा आपने टॉपिक आज का रखा है कि चूँकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके जो अगर हम मिसाल प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे तो बेशुमार प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो एक वैसे तो पाकिस्तान इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्लेस है जो जिसमें सबसे ज़्यादा अर्निंग ही लोग जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से करते हैं। बेशुमार स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे ओपन हो चुकी हुई हैं कि लोग अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन स्टिल पीपल आर इंटरेस्टेड टू ट्रैवल, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में, इवन के यहाँ से तो बेशुमार जो स्टूडेंट हैं वो चाइना तक जा चुके हैं, और साउथ अफ्रीका से लेके मिडल ईस्ट में भी अभी शारजा यूनिवर्सिटी या बाकी तरफ भी जा रहे हैं। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है कि जी के पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे फर्दर एजुकेशन के लिए क्यों नहीं स्टॉप करना चाहते हैं। दैट विल बी अ सेकेंड और एक डिफरेंट डिबेट हो जाएगी। तो अभी आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जी के पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो वहाँ पे कैसे जाएं और उनको क्या करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मैंने जो रियलाइज़ किया है पाकिस्तान में, उसमें एक तो ये है कि जितने यहाँ पे जो एजेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक तो उनसे जो है कानों को हाथ लगा के बहुत पीछे रहें, उनसे माफ़ी मांग के उनसे बहुत पीछे रहें। और सेकंड ये है कि चूँकि वो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्होंने ऑब्वियसली जो UK की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लेते ही मोर देन जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन आपने की हो। दैट्स मीन कि अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं तो आपको इतनी सेंस जो होती है कि आप इंटरनेट कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ को जो है कैसे अप्रोच कर सकते हैं आप। तो इसलिए सबसे पहला जो मैं एडवाइस करूंगा लोगों को वो तो ये है कि आप यूनिवर्सिटी चूज़ कीजिए। जैसे अगर लंदन की यूनिवर्सिटी है तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है, वो उसकी वजह ये है कि चूँकि सिटी साइड है, उनकी थोड़ी महंगी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी होती है, तो उसके लिए ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो कोशिश करते हैं जी हम लंदन की तरफ जाएं, लेकिन ये है कि लंदन की बजाय मैं उनको ये हमेशा कहता हूँ जी कि आप मैनचेस्टर में जाएं, ब्रैडफोर्ड में जाएं, लीड्स में जाएं, बर्मिंघम में जाएं। उसकी क्या वजह? उसकी एक तो ये है कि अगर आप जब वीजा अप्लाई करते हैं तो उसमें अब अगर हम मंथली कॉस्ट की बात करें तो उसमें आपको प्रूव करना होता है कि आपके बैंक अकाउंट में 900 पाउंड्स जो है वो ईच मंथ के हिसाब से मौजूद हैं। अच्छा, जब आप वही आप लंदन से मूव करके किसी और तरफ जाते हैं तो वो आपका 300 पाउंड वैसे ही ईच मंथ जो है वो माइनस हो जाता है, तो वो आपका 600 पाउंड्स रह जाता है। वो आपने इक्वल टू 9 मंथ्स जो है वो आपने उनको शो करवाना होता है। अच्छा, अब आप जो 900 पाउंड इक्वल टू 9 मंथ्स आप करेंगे वो आप देखिए कहाँ पे पड़ेगा, अगर आप 6 मंथ्स करेंगे वो कहाँ पे पड़ेगा। तो फिर वो जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो है, जो लंदन की यूनिवर्सिटी है, वो कॉस्ट वाइज भी काफी फर्क आ जाता है। वो उसमें मिनिमम जो है 15 to 20% जो है वो फर्क आता है कि अगर आप नॉर्थ की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो उसके कॉस्ट वैसे ही बहुत कम आएगी। लेट्स से अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो आपका अराउंड 7,000 to 8,000 पाउंड्स जो है वो कॉस्ट आएगी। तो लंदन की जो है वो आपकी 12,000 to 15,000 पाउंड जो है वो कॉस्ट आएगी। फिर उसमें यह है कि आपको जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको ऑफर करती हैं कि आप मिनिमम 10% 20% भी पे कर दें और बाकी जो आपकी अमाउंट है वो आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है जो यू मस्ट होल्डिंग इन लास्ट 28 डेज, आप 28 डेज की जो स्टेटमेंट है आप उसमें इनको शो करवा दें कि जी मेरे 28 दिन के अकाउंट में बाकी जो मेरी है वो स्टेटमेंट मौजूद है। तो वो एक तो कॉस्ट वाइज काफी फर्क आ जाता है। ठीक है, ये आसानी हो जाएगी ना स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए बहुत आसानी है, लेकिन चूंकि लोगों को आइडिया नहीं है कि वो समझते हैं जी कि जैसे लाहौर है और साथ ही फैसलाबाद है तो ये ऐसे है ऐसा, तो इसे कम्प्लीटली डिफरेंट आपको देखना ये पड़ेगा कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो 4 स्टेट की एक जो यूनाइटेड है, तो उसमें जो इंग्लैंड साइड है दैट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव आ जाती है, जो वेल्स साइड आ जाती है वो चीप आ जाती है, स्कॉटलैंड जो है वो उससे खासा फर्क आ जाता है, आयरलैंड जो है वो भी चीपर आ जाता है। लेकिन जो आपको ओवरऑल जो वीजा मिलता है वो यूनाइटेड किंगडम का मिलता है। आपके पास अलाउ तो चारों सूबे जो हैं, चारों सूबों की जंजीर जो है वो वाला काम होता है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है जो खासकर स्टूडेंट जो उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान में अच्छी नहीं है, उनके लिए ये है कि वो उनको थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए कि जी हम कहाँ पे एडमिशन करवाएं। ठीक है। तो यूके एक वाहिद ऐसा कंट्री है जिनके रूल्स में इतनी रिलैक्सेशंस हैं, इतनी आसानियां हैं कि उसमें किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जो कि सिर्फ हम एजेंट्स के हाथ तक देखते हैं जो शो करवाते हैं जी बड़ा मुश्किल है जी वीज़ा नहीं लगता, वो वहाँ पे ये है आप इतने पैसे दे दें, ये कर दें, वो कोई ऐसी बात नहीं है। आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट शो करें, यूनिवर्सिटी की फीस शो करें, आपको वो इजीली वीज़ा इशू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले भी एक स्टेप ये आता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये खुद ही नहीं पता होता कि हमने बाहर जाके क्या करना है, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आगे किस डिपार्टमेंट को, किस फील्ड को हमने ज्वाइन करना है। सिर्फ और सिर्फ भूत ये सवार होता है कि बाहर जाना और बाहर से आला तालीम हासिल करनी। बड़ी अच्छी बात है जी, आला तालीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन पहले एक माइंड सेटअप होता है, एक प्लान होता है जी आप करना क्या चाह रहे हैं, आप करना क्या। आपकी डिग्री अभी वो एजेंट्स के पास जाते हैं, खुद ये मास्टर वहां से मिसगाइड हो जाते हैं, मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जो एजेंट बैठा है वो फेल होता है वो। बिल्कुल। तो उसको कहते हैं जी कि जी आप वीजा लगवा दें जी, कौन सा वीजा लगवाएं जी, वो जी कोई भी लगवा दो। भाई उसके पास नहीं है अथॉरिटी, उसने आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी मर्जी के मुताबिक आपको एडवाइस करके आपसे फीस लेनी है और आपको कहना जी एम्बेसी में अप्लाई कर दें। द ओनली वन सोल्यूशन जो है वो ये है कि आप यूनिवर्सिटी चूज कीजिए, अपना डायरेक्ट जो है वो एडमिशन करवाइए, ईमेल कीजिए और वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर आपको ईमेल का रिप्लाई करते हैं। कोई चाहे वो डाउनिंग स्ट्रीट है, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट, प्राइम मिनिस्टर को भी आप ईमेल करेंगे तो वो हमारे पाकिस्तान की तरह उन सिस्टम नहीं है कि वो ईमेल जो है बाउंस बैक हो, वो आपका ईमेल का रिप्लाई करेंगे। वो आप उनको यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, अपना डायरेक्ट एम्बेसीज में जो है, कॉन्सुलेट्स में जो है डायरेक्ट वीजा अप्लाई कीजिए। इन केस अगर किसी वजह से रिफ्यूजल्स आती है तो आपके पास 28 डेज होते हैं अपील के लिए, तो आप अपनी अपील फाइल कीजिए। तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता कि लोग कहें जी कि हमें वीजा क्यों नहीं मिला जी, वो ब्रिटेन ने जी वीजा रिफ्यूज कर दिया, या यहाँ की जो एम्बेसी हैं वो पॉलिटिशियंस के अंडर हैं, या वो जी फलावर, कोई ऐसी बात नहीं है।
جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی دے آر ورکنگ دیئر اون, ان کی ایک اپنی کیپیسٹی ہے, ان کے اپنے جو ای سی او اینٹری کلیئرنس آفیسرز ہیں, ویزا آفیسرز ہیں, وہ آل دے بلانگ ٹو ڈائریکٹ ٹو دا برٹش گورنمنٹ اینڈ دے آر انڈر دی برٹش گورنمنٹ. تو اس لیے ڈائریکٹ ہی اسٹوڈنٹس کو اپلائی کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. زرکا کی جانب چلتے ہیں. زرکا یقیناً بہت سارے کام کر رہی ہیں, ادارہ بھی چلا رہی ہیں, جیسے کہ میں نے چادر کے حوالے سے نام بھی لیا ہے کہ چادر ویلفیئر سوسائٹی آپ کے ادارے کا نام ہے. اس ادارے کو بنانے کا آئیڈیا کیسے جنریٹ ہوا؟ تنینا, میں نے اس سے پہلے 2 بڑی این جی اوز میں کام کیا ایز اے ڈائریکٹر, مگر جو میرا ایم تھا وہ مجھے وہاں پورا ہوتا نظر نہیں آیا. مجھے کافی دکھ ہوتا تھا کہ جس مقصد کے لیے میں کام کر رہی ہوں, پیسے لگا رہی ہوں, وہ وہاں پہ فیل ہو رہا تھا. اچھا. پھر بچپن سے ہی ایک عادت تھی کہ سفید پوش لوگوں کی خدمت کرنا, والدہ نے سمجھایا ہوا تھا. وہ کام کر رہی تھی, لوگوں نے مجھے, میں خود نہیں جانتی, جب آپ ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں نا کہ کائنات کا ہر ذرہ آپ کے ساتھ دیتا ہے, لوگ ساتھ دیتے ہیں. مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی ہی انجو تیار کر لیجئے, کیونکہ آپ اتنا کام کر رہی ہیں تو آپ خود ہی کریں. اور آلریڈی ایکسپیرینس بھی آ چکا تھا. ایکسپیرینس میرا تھا. پھر اسی وجہ سے میں نے اپنا ہی ادارہ رجسٹرڈ کروا لیا چادر ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے. اور یقین کیجئے کہ میں نے آج تک اگر کوئی کام کیا, اول تو میری اتنی بساط نہیں, لیکن میں نے کبھی اس کو ایکسپوز نہیں کیا لوگوں کو. جیسے لوگ تصویر بناتے ہیں, آپ کچھ دے رہے ہوتے, ایک آٹے کا تھیلا دے رہے تو تصویر بنا رہے ہیں, کسی کی کوئی پرابلم سالو کر رہے ہیں تو بس تصویر بنا رہے ہیں. اس طرح کے کام میں نے کبھی نہیں کیے, اور نہ ہی کبھی ایسے بندے کو میں فرنٹ پر لے کر آئی ہوں. جو کام کرنا ہے جیسے قرآن میں ہے کہ آپ بند مٹھی میں کریں, ایک ہاتھ سے کریں, دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ہم لوگ باتیں بہت کرتے ہیں مگر ہم لوگ عمل نہیں کرتے, اور یہی ہماری ناکامیوں کا راز ہے جو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے. اسی لیے میں نے اس کو خاموشی کے ساتھ, اور آج تک میں اس کو خود ہی الحمدللہ اس کو رن کر رہی ہوں, اور اللہ پاک مجھے اس قابل بنائے رکھے کہ میں اس کے لے کے چلتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتی ہیں. ہاں جی. اس کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ شاعری کی تو یہ کہہ لیں کہ میرے خون میری گھٹی میں شامل ہے. اچھا. میرے والد بھی شاعر تھے, اور میرے خاندان کے کتنے ہی لوگ. میں ان کے نام اس لیے نہیں لینا چاہتی تھی کہ میں نے اپنے نام کو منوانا تھا. جب میں اسٹارٹنگ میں تقریبات میں آئی تو میں نے اپنے کسی بڑے بندے کا نام نہیں لیا کہ پھر میری اپنی پہچان کھو جائے گی. ٹھیک ہے. اور میں نے آ کر پہلے اپنے آپ کو منوایا, اس کے بعد پھر لوگوں. والد صاحب زیادہ تر شاعری کس پر کرتے تھے؟ اماں پہ تو نہیں کرتے تھے؟ میں نے پاپا کو نہیں دیکھا اتنا, کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جب ان کا انتقال ہو گیا. میں اپنے باپ کو دیکھ ہی نہ پائی, اور انہی کی دکھ سے کہ جب ہمیں کوئی کہتا تھا نا کہ ہم جب پیرنٹس ٹیچرس میٹنگ ہوتی ہے تو پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے, فادر لوگ آتے تھے, تو پاپا نہیں تھے ہمارے, تو وہ نہیں آتے تھے. میں بڑا روتی تھی اور اللہ سے باتیں کیا کرتی تھی بچپن میں. 9 برس کی عمر میں میں نے اپنے پاپا کے لیے 4 مصرعے لکھے تھے. اچھا. 9 برس کی عمر میں, اور یہ چھپے تھے. اب یہ بچوں کی دنیا رسالہ آتا تھا. ٹھیک ہے. تو میری والدہ نے ادھر ان کو دے دیا تھا, اور یہ چھپا بڑا پیزر آئی ملی. اچھا, ہمیں کوئی اچھی سی نظم ہی سنا دیں اپنی. لیکن نظم جو ہم سنیں گے نا وہ پاکستان کے لیے سنیں گے, ملک کے لیے سنیں گے, قوم کے لیے سنیں گے. اوکے, سنائیے. ٹھیک ہے, ضرور. زبردستی نظم جو ہے وہ سنتے ہیں ہم زرکا سے کہ زرکا نے پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے کیا لکھا ہے, کیا جذبات رکھتی ہیں, وہ شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے میں سچ بات بتاؤں کہ میرے پاکستان کے لیے میرے بہت زیادہ بہت اچھے جذبات ہیں. میں کبھی بھی کئی ممالک میں گئی ہوں, اور میں نے کبھی اپنے ملک کو ڈیگریڈ نہیں ہونے دیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا ملک یہ نہیں ہے میرا. دیکھیے, پاکستان کو ہر کوئی کہتا ہے پاکستان ایسا ہے, پاکستان کس سے بنا؟ ہم انسانوں سے بنا, ہم لوگوں نے ہی اس کو بتانا ہے کہ ہم کیا ہیں. سنائیے. 14 اگست چل رہا ہے, چونکہ اسی لیے اپنے وطن کے حوالے سے. اگست چل رہا ہے, 14 گزر گیا. ہاں جی, نہیں وہی کہ اگست چل رہا ہے. بالکل, سنائیے سنائیے. تو اسی حوالے سے آپ لوگوں کی خوبصورت سماعتوں کی نظر. یہ پاک زمین میرا وطن میرا چمن ہے, یہ پاک زمین میرا وطن میرا چمن ہے, اس کے لیے حاضر یہ میری جان یہ تن ہے. دشمن میری سرحد پہ کھڑے ہیں کہ لڑے جنگ, اس مرتبہ گلشن میں تو شدت کی گھٹن ہے. شدت کی گھٹن ہے. واہ. مخلص ہے ہر ایک فرد میری عرض وطن کا, مخلص ہے ہر ایک فرد میری عرض وطن کا. واہ. ہر شخص یہاں جذبہ
जज्बा खिदमत में मगन है। बहुत अच्छा। वाह, वो देख नहीं सकता मुझे एटमी ताकत, वाह, वो देख नहीं सकता मुझे एटमी ताकत, क्यों इतनी बुलंदी पे हो दुश्मन को जलन है। बहुत अच्छा, दुश्मन बहुत को अच्छा। जलन है। वाह, मैं कौम के काम आऊं किसी तौर पे अक्सर, दिन रात यही फिक्र मेरी लगन है, यही मेरी लगन है। ज़रका मुझे मतलूब है हर शख्स की राहत, क्या बात, बहुत ज़रका मुझे मतलूब है हर शख्स की राहत, इखलाक व मुरव्वत ही मेरा फ़कत मेरा चलन है। जबरदस्त। ये पाक ज़मीन मेरा वतन मेरा चमन है, इसके लिए हाजिर ये मेरी जान ये तन है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, जबरदस्त बहुत जबरदस्त अच्छा, जी, बहुत जबरदस्त सर का। यकीनन आपके जो जज्बात हैं जो आप पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए रखते हैं, बड़े अच्छे और बड़े आला जज्बात हैं और माशाल्लाह से काम भी बड़ा अच्छा करेंगे। मजीद भी आपसे बात करेंगे। बैरिस्टर साहब की तरफ चलते हैं। बैरिस्टर साहब, विजिटर्स का वीज़ा, विजिटर्स की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में आता है अच्छा घूमने फिरने के लिए, सैर तफरी के लिए, लेकिन विजिटर्स की बहुत सारी इकसाम होती हैं। सबसे पहले हम इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं और फिर वन बाय वन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जी जी बिल्कुल। कितनी टाइप्स हैं? देखिए उसमें आजकल पहले तो होता था कि सिर्फ उसको जनरल विजिटर जो है ना उसका वीज़ा दिया, एक नाम दिया गया कि जनरल विजिटर है, तो उसी के अंदर ही एक सेक्शंस आ जाते थे, सेक्शन A B C, उसी में आ जाता था और आता था कि जी आप उसको टिक कर दें, आप जौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो थी वो डे बाय डे करते गए। तो आफ्टर 2017 जो था, जो 2014 का जब इमिग्रेशन एक्ट आया, उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें कर दी, चूँकि एक तो यूरोपियन यूनियन जो थी वो यूके के साथ थी, उसकी वजह से जो विजिटर थे वो यूरोप से खासकर जो थे वो आते थे, जो 27 कंट्रीज जो थी उनके आते थे। तो जो पाकिस्तानी विजिटर हैं इनके असल में अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया का भी ऐसे ही था, बांग्लादेश का भी ऐसे ही है। वो तमाम कंट्रीज जो फाइनेंशियली थोड़े से वीक होते हैं, उनके जो विजिटर जाते हैं यूके में, वो फिर किसी ना किसी वजह से वहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम स्टे कर जाएं, जो कि ब्रिटेन को ये चीज़ नहायत अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं जी आप यहाँ पे विजिट वीज़े पे आए हैं, आप विजिट कीजिए और चले जाइए यहाँ पे, और अगर आप किसी वजह से यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, किसी भी वीज़ा में आप स्टे करना चाहते हैं, तो आप वो वाला वीज़ा अप्लाई कीजिए, तो फिर यहाँ पे रहिए। लेकिन चूंकि हम लोग ये समझते हैं कि शायद वीज़ा मिल गया है तो पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बेटर ये है कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, तो वापस तो फायदा उठाएं, वापस से ऐसी जाना कोई नहीं जी, ऐसी इतने ही बहना है। तो वो वाली चीज़ जो है ना वो उनको बहुत नापसंद आती है। हाँ। तो उसकी वजह से उन्होंने सिचुएशन में काफ़ी चेंजेस कर दी गई हैं। अच्छा, उसमें अब ये है कि एक आपका आता है विजिट वीज़ा, उसमें यह है कि आप जस्ट एक नॉर्मल आप विजिट पे जाना चाह रहे होते हैं कि जी कि मैं सैर करनी है और मैंने वापस आ जाना। एक उसमें सेकंड एक आ जाता है फैमिली विजिटर वीज़ा। उसमें यह है कि आप अगर आपकी कोई फैमिली वहाँ पे मौजूद है, आपका फादर है, आपकी मदर है, आपका ब्रदर है, सिस्टर है, ये वो किनशिप आएगी जिसका आप जिस वक्त आईडी कार्ड यहाँ पे बनाते हैं तो उनकी एक लिस्ट आप यहाँ से एक निकलती है जी कि ये वाले वो खूनी रिश्ते हैं जो मेरे वहाँ पे मौजूद हैं। आप जब उनका फैमिली विजिटर अप्लाई करते हैं तो उसमें और जो पहला विजिटर है उसमें फ़र्क ये आता है कि जो पहला विजिटर वीज़ा है उसमें आपको अपील का राइट नहीं मिलता। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो दैट्स फिनिश, यू हैव टू अप्लाई अगेन जब आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं। जब आप फैमिली विजिटर अप्लाई करते हैं तो देन इन केस इफ यू गॉट अ रिफ्यूजल तो देन वो ये है कि आपको अपील का राइट दे देते हैं कि आप वहाँ पे हाई कोर्ट में या कोर्ट्स में जाके आप अपील फाइल कर देते हैं। वो एक अच्छी कैटेगरी आ जाती है। अच्छा, फिर एक आ जाता है आपका मेडिकल विजिटर जो है। ठीक है, उसमें यह है कि आप किसी वजह से आपको ऐसी कोई सिकनेस है, कोई ऐसी डिजीज है, ऐसी बीमारी है जिसका पाकिस्तान के अंदर इलाज नहीं है, मुमकिन नहीं है, या आप अच्छा इसमें भी दो कंडीशंस हैं मेडिकल वीजा की। एक तो आपको ये है कि जी के पाकिस्तान में इलाज ही नहीं है तो दैट्स व्हाई मैंने वहाँ पे जाना है इलाज करवाना। अच्छा, सेकंड उसमें उन्होंने, मैं पिछले दिनों टीवी पे मैं देख रहा था तो काफ़ी शोर शराबा था जी, वो जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो वहाँ पे क्यों इलाज करवाना चाहते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं। देखिए उसमें उनका जो लॉ ये कहता है कि आपकी अपनी ओन चॉइस है कि अगर आप वहाँ पे जाके इलाज करवाना चाहते हैं, डजंट मैटर कि आपके मुल्क में वैसा हॉस्पिटल या ऐसा इलाज मौजूद है या नहीं है, ये अलग डिबेट है। हाँ जी, अगर आपके मौजूद है भी, आपने चॉइस किया कि मैंने नहीं करवाना। ये बात सभी के लिए है ना, सभी पाकिस्तानियों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बाहर जाके इलाज करवा सकते हैं, ये उनका राइट है, ये उनका राइट है। अच्छा, उसमें यह है कि आप उनको
उनके हॉस्पिटल में अप्लाई करें। ठीक तो है। उसमें चूंकि वहां पे मेडिकल की 2 कंडीशंस हैं, एक आ जाता है आपका अंडर NHS जो है नेशनल हेल्थ सर्विस जो है, ओके। जो नेशनल हेल्थ सर्विस है वो आती है अंडर गवर्नमेंट जो है, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, हम लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं परमानेंट, हम लोगों का वहाँ पे इलाज फ्री है वहाँ पे उनके। अच्छा, अब आप जब पाकिस्तान से मेडिकल की बेस के ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो चूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो कि आपने उसमें कहाँ से ट्रीटमेंट करवाना है, कोई सा भी है, चाहे आपने बाल लगवाने हैं, कुछ भी करवा ठीक लें। है, ठीक अच्छा, है। आपने वहाँ पे अप्लाई किया हाँ। कि जी मुझे यहाँ पे मेडिकल पे आना है और ये मेरे है कोई भी इशू है, वो आपको हॉस्पिटल वाले एक लेटर इशू कर देते हैं। ठीक है है जी कि जी ये बंदा आना चाह रहा है या बंदी आना चाह रही है, वो आप उसको लेटर को उठाइए, अपनी बैंक स्टेटमेंट उठाइए और कॉन्सुलेट एम्बेसी में आप अप्लाई कर दीजिए, वो वहां से वेरीफाई करेंगे। और चूंकि वहां का सिस्टम सारे का सारा ऑनलाइन है तो वो ठीक है। एवरीथिंग जो है वो वेरीफाई हो जाती है कि हाँ जी ये जी हॉस्पिटल ने लेटर इशू किया है, तो वो आपको मेडिकल वीजा इशू कर देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता। तो ठीक उसमें है। पाबंदी नहीं है आपके ऊपर कि जी कि आप पाकिस्तान में कि जी गंगाराम वालों ने आपको इनकार कर दिया या किसी और हॉस्पिटल ने, तो वो जी बीमारी ऐसी है, नहीं, कोई बात नहीं ऐसी। आप अपने है। फन के लिए भी वहां पे जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जी ठीक। मैंने अपनी एंजियोग्राफी करवानी है, मैं यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हूँ हॉस्पिटल में, या ठीक है, बिल्कुल सही। मैं वहां जाके लेटूंगा, 15 डेज चिल करूंगा, वापस आऊंगा, ठीक है। वो आपकी मेडिकल आ जाती है। फिर फैमिली विजिटर आ गया, जनरल विजिटर आ गया, मेडिकल विजिटर आ गया, फिर उसके बाद आ जाता है जो फैमिली के आगे विजिटर हैं। एक स्टूडेंट है जो वहां पे स्टडी कर रहा ठीक है, है। एक पेशेंट है जो वहां पे पेशेंट है, लेकिन उसके भी जो फैमिली मेंबर्स हैं, पीछे जो जी फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी कहते हैं जी कि मेरा वहाँ पे बेटा पढ़ रहा है, तो मैं वहाँ पे मैं जाके अपने बच्चे को मिलना चाह रही हूँ, या फादर कहता है, या बहन कहती है जी मेरा ब्रदर है वहाँ ठीक पे, है। ही स्टडीइंग ओवर देयर सो आई नीड टू गो देयर, वो वहाँ पे जाना चाहते। तो इसलिए वो उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज जो है ना वो आ जाती है, उसकी डिफरेंट क्लॉज जो है वो आ जाती है। तो मैं अगेन वही कहूँगा कि वहाँ यूके का सिस्टम इतना नफीस, इतना क्लीन और इतना क्रिस्टल क्लियर है कि उसमें कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। अगेन लोगों को यहाँ पे चाहिए कि जो ब्रिटिश की जो डायरेक्ट एम्बेसी है www.homeoffice.gov.uk जो है उसको पढ़िए, उसके ऊपर सारी की सारी डिटेल्स होती है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस है, उसको फॉलो कीजिए, डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई कीजिए, ऐसा कोई आपको इशू नहीं आएगा। अगर आता है तो फिर भी आप जो पाकिस्तान में भी अगर वकला काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान, देखिए इसमें भी एक डिफरेंस आ जाता है। पाकिस्तान के जो लॉयर्स हैं, मैं भी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वकील हूँ, हाई कोर्ट का मेरे पास भी लाइसेंस है, लेकिन इसमें डिफरेंट ये आ जाता है कि क्या जो पाकिस्तानी वकील है वो ब्रिटिश की प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकता है? आंसर इज नो। वो पाकिस्तानी वकील है, उनको लाइसेंस पाकिस्तानी वकालत का मिला, वो पाकिस्तान में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। तो लिहाजा अगर आपने कोई अपील फाइल करनी हो या किसी तरह का कोई केस अप्लाई करना हो तो आप उन वकीलों से राब्ता कीजिए जो यूके के क्वालिफाइड हैं और वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और उनसे सबसे पहले जाके आप पूछिए कि जी आपके पास यूके का लाइसेंस है। फिर उसके बाद उनकी एक गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है OISC जिसको बोलते हैं, OISC, उसमें आता है ओवरसीज इमिग्रेशन जो कमिश्नर है वहां का। आप उनकी वेबसाइट पे डालिए कि जी ये वाकई ये बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ, ये फलां ऐसा बैठा हुआ मजांगड्डे पे, तो ये वकील भी है यहाँ पे। अब मैं वहां पे, आप मेरी गवर्नमेंट की कितना जबरदस्त सिस्टम है कि आप फौरन से ऑनलाइन उसको चेक कर लेंगे। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ की बात करें तो आप क्या किसी वकील को चेक कर सकते हैं? देखिए अब इसमें मैं चूंकि खुद मैं इसी लॉ फैकल्टी का मेंबर हूँ, बार काउंसिल का मैं भी, तो मैं जिस वक्त यहाँ पे पंजाब बार काउंसिल ने अपनी वेबसाइट जो थी वो लॉन्च की तो मैं बड़ा खुश हुआ वहाँ पे। मैंने कहा वाह, अब हम जो पाकिस्तानी है हम भी आगे आ गए, हमारी भी। अच्छा, उसके ऊपर आ रहा था जी अपना सरनेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, आप वेरिफिकेशन फॉर लॉयर्स ना। तो मैं ये 2012-14 से मैं कर रहा हूँ ट्राई, वो जब भी डालता हूँ वो आता है योर वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो मैं अभी तक वो वेरिफिकेशन नहीं अपनी ही कर पाया। तो यहाँ पे ये है कि चूंकि जो हमारी IT डिपार्टमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो अभी बहुत पीछे है, उनसे थोड़ा पीछे है, लेकिन उनसे नहीं, बहुत पीछे है। है। अभी ये चौधरी फवाद साहब हैं, देखिए ये क्या करते हैं। जब मैंने इंशाल्लाह नेक तमन्नाएं हैं, नेक उम्मीदें। मैंने नई जब वकालत शुरू की थी तो मैं और चौधरी फवाद हम एक ही चेंबर से थे। अच्छा। तो 6 मंथ मेरे साथ में थे, फिर 98 में मैं इंग्लैंड चला गया। तो हम प्याला वाला हिसाब था या नॉर्मल ताल्लुकात थे? नहीं, हम बहुत इकट्ठे काम किया। अच्छा। हमारे सामने वो नीचे एक वैन होती थी उस जमाने में, अभी भी मैंने देखा भी, तो अच्छा। वहां से हम वो दाल चावल आते होते थे, तो बड़ा हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा। एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट गाय और बहुत जबरदस्त है। अगर हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं अगर IT के हवाले से उनसे कोई काम ले सकें तो आई थिंक बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि फवाद चौधरी से बेटर बंदा इस
फील्ड में, आईटी में कभी नहीं आज तक आया और आगे आएगा भी नहीं। अच्छा, हम आईटी की जहां पर बात करते हैं ना, बड़ी अच्छी बात आपने की है बैरिस्टर साहब के आईटी में हम यकीनन पीछे हैं। अब पीछे रहने का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तानियों को काम नहीं करना आता। नो, ऐसी बात नहीं है। अब यकीन कीजिए, कल एक बच्ची के साथ मेरी मुलाकात हुई जिसको मैंने देखा तो मेरा बेटा कह दिया, मैंने छोटी लग रही है, इसकी 22 साल 21 साल उसकी उम्र थी, और उस बच्ची ने ऐसी ऐसी बातें प्रोग्राम में की हैं कि मैं इम्प्रेस हो गई कि ये 21 साल की बच्ची और इतनी अच्छी आईटी एक्सपर्ट है। गूगल, यूट्यूब, वेबसाइट्स, और इसके अलावा हम बात करते हैं जितनी भी आईटी की फील्ड्स हैं उसको बाकायदा उसने विजिट किया और अरफा में उसने बाकायदा सर्व किया है। और स्टमरिंग पेशेंट थी वो, उसको स्टमरिंग का इशू भी था। और अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो जरा सा बच्चे में मसला हम कहते हैं बड़े होके की करना, ऐसे ही रहेगा। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये इतना टैलेंट है पाकिस्तान में हमारा। मैं बीबीसी के प्रोग्राम्स में मैं जाता रहा हूँ, चूंकि मीडिया से थोड़ा बहुत अलग है वहाँ पे, तो आप यकीन कीजिए इतना स्मूथ सिस्टम है आप लोगों का पाकिस्तान में, और इतने टैलेंटेड लोग हैं बिहाइंड द कैमरा, जो पीछे वहाँ पे बीबीसी जैसे जो अदारे हैं वहाँ पे इतनी एक प्रोग्राम के लिए इतनी बिफोर रिकॉर्डिंग जो है इतनी, जिसको कहते हैं ना, अफरा तफरी फैली होती है, ये हो रहा है वो हो रहा है ये, और उसके बावजूद जो है ना वो रीटेक्स बार बार करवाते हैं। ये मैं बीबीसी को यहाँ पे ओपन बता रहा हूँ। लेकिन आप पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, आप यकीन कीजिए, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा बाहर निकलने का है इनको, बस उभरने की है। सैलरीज बहुत कम है यहाँ पे, इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। तो ये अगर चीजें अच्छी हों तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से बेटर दुनिया में कोई कौम नहीं है। कम इस वजह से हैं कि इकोनॉमी के हिसाब से ही एडजस्टमेंट ऑब्वियसली करते हैं ना। ओवरऑल आप जब किसी भी चीज को डिजाइन करते हैं, आप सबसे पहले देखते हैं कि अच्छा इसका बजट क्या है, उस बजट के हिसाब से आप 1 by 1 तमाम की तमाम सैलरीज और तमाम के तमाम आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको आप एडजस्ट करते हैं। बहरहाल मेडिकल के वीजे के हवाले से जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई शख्स वहां पे जाके अपना इलाज मुआवजा करवा रहा है और उसकी तमाम की तमाम डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो गई है, उसके बाद उसके जो फैमिली मेंबर्स पीछे पाकिस्तान में होते हैं उन्होंने अगर जाना हो तो क्या जो ऑलरेडी बाहर होता है उसकी वजह से उनको कोई हेल्प आउट होती है? जी बिल्कुल, चूंकि उन्होंने लेटर लगाना होता है, उनके मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो मैं ऐड करना चाहूंगा। बताइए। बेशुमार लोग जो क्लाइंट्स राब्ता करते हैं जी पाकिस्तान से, और वहाँ से भी जो फैमिलीज होती हैं वहाँ पे रहती हैं, उनके फैमिली मेम्बरान भी पाकिस्तान से कॉल करते हैं। वो कहते हैं जी हमने तो जी वो 2 करोड़ रुपया शो कर दिया उसमें, तो हमारा तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया। वो उसमें इश्यूज ये आता है कि जो यूके है या कोई भी कंट्रीज है, उनको इस चीज़ से गरज नहीं है कि आपके अकाउंट में एट द टाइम वन यू आर अप्लाइंग द वीज़ा आपके अकाउंट में क्या पैसे हैं, उनको इस चीज़ से गरज नहीं। वो आप देखना चाह रहे हैं कि क्या आपने कहीं से पकड़ के तहमीना जी से पैसे ले गए अकाउंट में डाले हैं, अच्छा, या आप रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको इनकम आ रही है कहीं से। ठीक है। तो चूंकि हम लोग तो वहां पे फ्राइडे तक काम करते हैं, सैटरडे संडे को सारी पॉकेट खाली हो जाती है, मंडे से फिर बैक टू वर्क। तो उसमें वो आपको देखना ये चाह रहे होते हैं कि क्या आपकी टाइज यहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं है। टाइज में ये आ जाता है कि क्या आपकी एक जॉब है, आपकी यहाँ पे अगर गाड़ी है तो वो इंस्टॉलमेंट पे है, तो आपका इसका मतलब बर्डन्स हैं, आपके इलेक्ट्रिक के बिल हैं तो आपके ऊपर बर्डन्स हैं। आपकी अगर ये वाली सारी टाइज हैं, आपका इलेक्ट्रिक का बिल है, आपका पानी का बिल है, आपका गाड़ी की इंस्टॉलमेंट है, आपकी मंथली सैलरी, अखराजात, ये आपकी टाइज हैं। अगर आप उनको ये शो करते हैं कि जी ये मुझे फर्स्ट ऑफ या जो भी आपकी डेट है मंथ की, जो मुझे ये सैलरी आती है, मैं पूरा महीना इसको यूज करता हूँ या करती हूँ, उसके बाद महीने पे मैं एंड खाली मैं फिर सेकंड, आपकी ये जब बैंक स्टेटमेंट आप उनको देते हैं, थोड़ी सी भी सेविंग दिखाते हैं आप उनको, वो आपको वीजा देते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई ना विजिटर्स के वीजास की इकसाम के हवाले से हमने बात की है। अब मैं आपके हवाले से जानना चाहती हूँ बैरिस्टर साहब, जब आपने पाकिस्तान से यूके आप गए तो उस टाइम क्या ख्वाब थे, क्या सोचा था कि उधर जाके सेटल होना है, अब बाकी की तालीम वहां से हासिल करेंगे? देखिए, बड़ा जो है अभी कई सियासी लोग जो हैं वो मैं लंदन आते हैं तो मुझसे मिलते हैं। अच्छा। तो अच्छा, उसमें यह है कि 98 में मैंने लॉ किया जी यहाँ पे, फिर चौधरी फवाद साहब 98 में मेरा लॉ था। तो चौधरी फवाद साहब का हमारा फर्स्ट लॉ कंपनी होती थी माल रोड के ऊपर, आमिर खान साहब अभी भी है, तो वो चेंबर मैंने ज्वाइन किया। डॉक्टर खालिद रांझा साहब जो थे वो लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त। हाँ। तो 6 मंथ मैंने काम किया, तो थोड़ा सा हुआ कि यार ये गर्मी में भी काला कोट और जो है पसीना भी आया फिर भी पहन तो
क्यों ना इंग्लैंड जाया जाए, वहाँ से LLM करें। मैंने फिर LLM के लिए मैं गया था। वेरी गुड। LLM मैंने किया 2002 में, मैं वापस आया था पाकिस्तान और मैंने हाई कोर्ट के पास में ऑफिस लिया, रेनोवेट किया, इंग्लिश स्टाइल का किया, रिसेप्शन बनाया, बड़ा कुछ किया। लेकिन ये था कि बहुत हार्ड था यहाँ पे मेरे लिए बैठना। 7 to 8 months मैंने गुजारे और फिर मुश्किल लगा कि यहाँ पे एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है। एक तो चूंकि मैं खुद लीगल फील्ड से मेरा ताल्लुक है, लेकिन हमारे लीगल डिपार्टमेंट्स में बहुत करप्शन है, बहुत इश्यूज हैं। वहाँ पे एक नॉर्मल वकील जो है उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। वही सेम केस जो है, एक वकील फटे पे बैठा हुआ कचहरी में 5,000 रुपया ले रहा है, वही सेम वकील जिसका नाम बिकता है, जिसने कोर्ट में पेश भी नहीं होना, वो 5 लाख लेगा, उसका केस ओके हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने पाकिस्तान को खैराबाद कहा। 2012 में मैंने 2010 में गालमन मैंने दोबारा ट्राई की थी पाकिस्तान में सेटल होने की। बाबर रहमान साहब लॉ मिनिस्टर आए थे उस वक्त, मसूद चिश्ती साहब लॉ सेक्रेटरी थे। तो वो चूंकि मैं क्वालिफाइड तो था, मैं LLM था, मेरी प्रैक्टिस थी। बिल्कुल, बिल्कुल। उस वक्त फिर उन्होंने कहा था कि जी हमारे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट्स में कुछ वैकेंसियां हैं, तो मुझे शौक था पाकिस्तान में काम करने का, मैं काम करूं शायद। मैं फिर प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हुआ था 2010 में। तो मैंने कोई 6 month जो आपकी बैंकिंग ऑफेंसेस कोर्ट है माल रोड पे, उस पर मैंने एज अ प्रोसिक्यूटर काम किया। 19वां स्केल था, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आई। यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस होते थे जिसमें मुझे कोई समझ नहीं आई थी। जो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोर्ट में एज अ सरकारी वकील पेश होता था और वो मैं कुछ भी नहीं बोलता था, फिर भी केस उनकी फेवर में हो जाता था बाज़ का। तो वो ये सिस्टम जुडिशरी का है, वो कैसे ठीक होगा अल्लाह बेहतर जानता है। वो भी एक लंबी डिबेट है। तो उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान को फिर अस्सलाम वालेकुम कर दिए। उसके बाद उसके बाद मैं अभी 8-10 साल के बाद पाकिस्तान आया हूँ। तो अभी का मैं समझता हूँ पाकिस्तान का 10 साल पहले का और अभी का पाकिस्तान बहुत चेंज है। तो अभी बहुत तब्दीली की तरफ जा रहा है, बहुत लोग नए आ रहे हैं, बहुत टैलेंट है इस कंट्री में, और सोशल मीडिया की वजह से, आप लोगों के चैनल्स की वजह से बहुत चेंजेस है। और आने वाला वक्त जो है वो इससे बहुत बेटर होगा, और जितने भी लोग बाहर हैं वो आएंगे, पाकिस्तान आएंगे। मैं अगर आ सकता हूँ, मेरे जैसा नालायक आदमी यहाँ आ सकता है, और ये सोच के हम आए हैं कि जी नहीं, अब पाकिस्तान में काम करना, अपना हमारा मुल्क है, तो हम लोग आएंगे वापस, सारी दुनिया वापस आएगी। जो खान साहब कहते थे लोग वापस आएंगे, तो मैं समझता हूँ लोग आ रहे हैं, मैं आया हूँ, इसकी एक एग्जांपल मौजूद हूँ मैं। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइए कि बचपन से वकील बनने का, बैरिस्टर बनने का शौक था, या कि ये बड़े होकर सोचा कि नहीं यार वकालत अपनाई जाए, या फिर फैमिली बैकग्राउंड में कोई अच्छा बड़ा वकील था? नहीं, मैं शुरू से ही, चूंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी वकील, अभी तो रिटायर्ड हैं, मुझे समझ, वालिद साहब भी वकील हैं, मेरे 2 भाई जो हैं, लेकिन वालिद साहब भी चूंकि फैमिली दुबई सेटल हो गई हुई है, ठीक है। 2 भाई मेरे वो भी वकील, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे। मेरी 2 बहनें वो भी वकील, फैमिली बैकग्राउंड वो उनके जो हस्बैंड है वो भी वकील, पूरा खानदान वकीलों का है। अच्छा, जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा जी, ज़रका आपकी तरफ आते हैं। ज़रका ये बताइए कि कॉलम निगार हैं आप, एक अरसे से कॉलम लिख रही हैं, ये कॉलम लिखने की तरफ ज़हन कैसे बना? कुछ चीज़ें होती हैं कि जिन्हें हम लोग खामोश रख कर देख रहे होते हैं, अच्छा। कहते नहीं, लेकिन उन्हें सामने लाना चाहते हैं। मेरे पास मेरी ज़ुबान कलम है, मैं जिसे लिखती हूँ और फिर कॉलम में, बिल्कुल राइटर हैं, बिल्कुल उसे ले आती हूँ सामने, और उन लोगों को सामने लाती हूँ जिन्हें आना चाहिए। झूठ पर साथ नहीं देती, माजरत के साथ कह रही हूँ, कभी किसी की बेजा तारीफ नहीं की और कभी मतलब के साथ नहीं चली, वैसे ही काम करती हूँ। आज एक पैगाम भी देख कर जाऊँगी, इस जो मैं अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट करना जा रही हूँ। अच्छा। इसमें मैं हुकूमत को भी कहती हूँ और बड़े इदारों को भी, और बड़ी पूरी कौम को, कि वो मेरा साथ दें। मैंने कदम बढ़ा लिया है और काम शुरू कर चुकी हूँ। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, हर कोई हमारे मुल्क को कैसे कह देता है कि यहाँ कुछ नहीं है, निज़ाम नहीं है, कि सब लोग तो काम कर रहे हैं अपने हिस्से का। बस हम कीना ख़त्म कर दें, हसद ख़त्म कर दें, लेग पुलिंग ख़त्म कर दें, तो ये मुल्क, आखिरी वाला वर्ड बड़ा अच्छा लगा है मुझे, ये खत्म हो जाए ना तो सारे मामला सीधे पता नहीं अपना। और मैं अभी भी सबको कहती हूँ मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा, कि क्योंकि मेरा जो काम है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं तमाम अपने मुल्क की क्रीम को इकट्ठा करना चाह रही हूँ, एक प्लेटफार्म बनाना चाह रही हूँ जिसमें तमाम राइटर्स होंगे, हमारे ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के लोग, उन तमाम को इकट्ठा करके वहाँ पे लाना चाह रही हूँ। आर्ट गैलरी होगी, लाइब्रेरी होगी,
एंटीक्स होंगी हमारे मुल्क में, पुराने वक्तों में क्या यूज़ होता था, मैंने सामान इकट्ठा करना शुरू किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हूँ और लोग मेरा साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं हुकूमत से कहूँगी कि मुझे ज़मीन प्रोवाइड की जाए। और मेरा बेटा इंजीनियर है, आर्किटेक्ट इंजीनियर है यूजी से, और मेरी बेटी डॉक्टर है किंग एडवर्ड में, माशाल्लाह उसने हमें हॉस्पिटल में भी हाउस जॉब अपनी मुकम्मल की है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग मिलकर एक ऐसा बड़ा, मैं ये काम करना प्लेटफॉर्म बनाना चाह रही हूँ कि जिसमें हमारे मुल्क के तमाम लोग उसमें आए। मैंने एक मशरकी ख़वातीन के हवाले से 500 ख़वातीन पर मैं एक ना किताब तहरीर कर रही हूँ। अच्छा। जिसमें मैं उन ख़वातीन के नाम लेकर आ रही हूँ जिन्होंने वाकई में अपने मेरिट पे काम किया और अपना नाम अपनी मेहनत से इज्जत के दायरे में बनाया। सही। इसी तरह 500 मर्द हजरात अदबी हीरे के नाम से, उन लोगों के नाम वहाँ पे लेके आ रही हूँ। उनमें कैटेगरीज लगाई हैं कि हर जो एल्बम होगा वो 100 पर होगा। उसमें जो सीनियर होंगे वो नंबर 1 में आ जाएंगे, जो उससे इस तरह करके बड़ी अच्छी बात है। तहरीर कर रही हूँ। और इसी तरह से एक और किताब तैयार होगी जिन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के लिए मेरा साथ दिया होगा, उन लोगों की तस्वीर और उनके बारे में बायोडाटा उनका वो सारा उस किताब में होगा। और ये एक हिस्ट्री और ये इंटरनेशनल लेवल पे होगा। और इंशाल्लाह ये किताब, मेरी उम्मीद है कि मैं इन तमाम किताबों को इंग्लिश और उर्दू दोनों में हो, ताकि लोग आसानी से उसको ताकि लोग आसानी से पढ़ सकें और ये कर सकें। और ये काम अल्लाह पाक मेरा इज्जत के साथ पूरा करवाए, आमीन। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने जो हमारे मुल्क में लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनका कोई नाम नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस जो बड़े नाम बन चुके वो बिक रहे होते हैं, उन्हें नहीं, जो खामोशी से काम कर रहे हैं। हाँ। और यकीनन इंसान जब स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, तो उसका नाम बड़ा बन जाता है। मेहनत के बगैर नाम बड़ा नहीं बनता। और जब नाम बड़ा बन जाता है तो ऑब्वियसली कुछ लोग उसको फॉलो भी करते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे इनसे ज्यादा काम करना है, इनके जितना करना है। सॉरी टू से आजकल तो मेहनत के बगैर भी नाम बहुत बड़े हो चुके हैं लोग। स्टेज की कैटेगरी, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ ना, अब 100% की हम बात करें तो मेरे ख्याल से कोई 10 या 9% होगी उनकी, बाकी सारे जो है वो प्रॉपर आपका काम करके आ रहे होते हैं। और इतनी परसेंटेज को मेरे ख्याल से काउंट करना मुनासिब भी नहीं है। हम अपनी टॉपिक से हट रहे हैं ना, हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कि मैं एक प्लेटफॉर्म बना रही हूँ जहाँ पे तमाम शायर होंगे, तमाम राइटर्स होंगे, उनको आप इकट्ठा करना अलावा भी हमारे मुख्तलिफ शोबा जात में, जिसमें पार्टी हाउस में आना जाना होता है आपका? हाँ जी, जाती हैं। कैसा लगता है? क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे तमाम लोग आपको मिलते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड में भी जाती हूँ, वहाँ पे मेरे प्रोग्राम्स भी हुए हैं। और यहाँ पे पार्टी हाउस में भी जाती हूँ, तमाम इदारों में हम इनवाइट होते हैं। 2018 में मेरी किताबों की जो तकरीब हुई थी वो पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड में ही रखी गई थी। हाँ। अस्माए इस्मा के फजाइल और अस्माए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जो लिखने वाला होता है ना, राइटर होता है, जो कॉलम निगार होता है, या जैसे कि आप माशाल्लाह से अपनी 1-2 किताबों के बारे में भी बता रही हैं कि इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आ जाएंगी, उनको किताबों से बड़ा लगाव आ चुकी है मेरी, आ चुकी हैं 5 किताबें तो आ चुकी हैं। जेरे शाती इस वक्त 10 हैं जो माशाल्लाह तकरीबन जो चल रही हैं। ठीक है। अच्छा, उनको किताबों से बड़ा लगाव होता है, तो किताबों से लगाव के जज्बे के हवाले से अगर हम बात करें तो आप ये समझती हैं कि अब लाइब्रेरीज जो हैं वो बहुत कम हो गई? एक दौर था कि लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा थी, बड़ा ट्रेंड था, लाइब्रेरी चलते हैं जी, पढ़ते हैं। लेकिन अब इंशाल्लाह फिर वो दौर आएगा क्योंकि लोगों में शऊर आ रहा है। हाँ। अब जो मैं महसूस करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ कि लोग अब पढ़ने की तरफ भी आ रहे हैं और इन कामों की तरफ आ रहे हैं। एक दौर होता है कि आप ना स्टॉप हो जाती है हर चीज, फिर एक दौर दोबारा शुरू होता है कि दोबारा। उसका मुझे ऐसा लगता है तरीका बदल गया है। हाँ। पता नहीं जरका आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं कि नहीं है। अब लाइब्रेरी जाने की बजाय स्टूडेंट आराम से घर बैठे मोबाइल पे अपने चेक करते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर लेते हैं। ऑनलाइन स्टडी होती है, ऐसा भी है ना? बिल्कुल होती है, हर चीज अवेलेबल है। हाँ, हर चीज अवेलेबल है। लेकिन मैं कहती हूँ जो बुक्स का स्टडी करना है ना, उसका पढ़ना है ना, उसका अपना एक मजा। नहीं, बुक्स भी तो अवेलेबल होती है ना? बिल्कुल होती हैं पूरी। हम लोग खुद ऑनलाइन करते हैं अपनी बुक। देखा, मान गई है ना आप, हम लोग खुद करते हैं। नहीं, लेकिन देखिए ना, आपको मैं अपनी एक बात बता रही हूँ कि जब आप एक किताब को हाथ में लेते हैं ना, जब उसको पढ़ते हैं तो उसकी जो लज्जत है वो ज्यादा होती है, उसकी खुशबू महसूस करती है, उसको आप इनहेल कर रहे होते हैं। हम उसको तो हम फिंगर टिप से आगे आगे कर रहे होते हैं। सही। जब आप बुक को पकड़ के पढ़ते हैं ना, उसकी बात और होती है। सही। आप अब मुझे नहीं मालूम कि सबका भी यही है, जाहिर है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ये नए दौर के अबलागी वेपन जो है ना, इन्होंने हम लोगों को बहुत ज़्यादा वो दूर कर दिया। हम आपस में 4 लोग एक फैमिली के मेंबर होते हैं और सब मोबाइल्स पे बैठे होते करीब करीब हैं, करीब होकर भी दूर होते हैं।
तो सही मैं कह तो रही। इनसे वैसे भी बड़ी खाइफ रहती हूँ। अच्छा। और लेकिन काम हमारा चलता भी इन्हीं से है, हाँ, इसीलिए हम इनको ही मस्बत लाइन पर बच्चों के लेके साथ आते हैं। डांट डपट होती है, ये तुम क्या कर रहे हो खाने की टेबल पे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ओबीडिएंट ये तो हर माँ कहती है। नहीं हर माँ नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए कभी झूठ नहीं कहूँगी, अगर वो गलत हैं तो मैं कहती हूँ कि वो गलत है, सही लेकिन है। ये कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे Very हैं, good, सच में very सच में good. बहुत अच्छे हैं। और मेरे हस्बैंड नहीं हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, वो शुरू में शादी के शुरू दिनों में इनका इंतकाल हो गया था। आई एम सिंगल पेरेंट और मैंने अपने बच्चों को माशाल्लाह बड़ी अच्छी तालीम दी अल्हम्दुलिल्लाह। सब बच्चे मेरे इस वक्त बहुत अच्छी तालीम लेकर प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं, मुझे खुशी होती है। बच्चों में भी कोई बच्चा, बेटा या बेटी ऐसी है जिसको पढ़ने का, किताबों से कोई लगाव है? सबको है? हाँ सबको है मेरे बच्चों को। वो अम्मा से वो हुआ ना, डाइवर्ट हुआ है। इसके पापा भी, मेरे जो हस्बैंड थे वो भी इंजीनियर थे, यूटी में जॉब करते थे, वहीं से पढ़े हुए थे। अच्छा। उन्हें भी किताबों का बहुत शौक था, वो भी पढ़ते थे। जाहिर है जब एक उस्ताद होता है, जब वो पढ़ा सकते थे तो उन्हें पढ़ने का भी शौक था। बिल्कुल। हमारा घराना ही उस्ताद घराना कहलाता हाँ। है, क्योंकि हमारी स्टडी पॉइंट है, मेरी वालदा ने स्टार्ट की थी, वो जूनियर गैरिजन अकेडमी की प्रिंसिपल थी। अच्छा, शायरी की जहाँ पर हम बात करते हैं ना हज़र का, तो शायर जो होते हैं वो बड़े हसास होते हैं, ऐसे ही है? ऐसा ही है। तो शायरी इंसान क्या दुखी होके करता है या खुश होके करता है? तो आपने शायरी कैसे, कोई दुखी हो गई थी, कोई ब्रेकअप शेकअप तो नहीं हुआ? नहीं, मेरा when I was married I was only अच्छा। 13 years old. अच्छा। I was read in class 7. That is अच्छा। why I got education after my marriage. अच्छा, तो मैं दुखी तो सिर्फ अपने फादर की वजह से थी, मेरी तो स्टार्ट वहीं से हुई, वहीं से फिर शायरी का आगाज भी? आगाज हो गया। अच्छा, सही। फिर क्योंकि जब लोगों को, बच्चों को बाप के साथ खेलते देखती थी तो फिर फील एहसास होता था, कमी का एहसास हाँ होता जी। तो उसके बाद फिर शुरू होगी, फिर कमियां बहुत ज्यादा आई। हस्बैंड का इंतकाल भी जल्द हो गया, छोटी उम्र में एक और शादी। प्रॉब्लम उसके साथ ही वालदा का इंतकाल हो गया, 2 हम साथ देखे। ठीक। तो फिर वो, क्योंकि मामा ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकी कि मेरी बेटी इतनी कम उम्र में इतने बड़े, बस उनका एक ही उन्होंने लफ्ज़ कहा था कि मेरी बेटी का सफ़र बहुत लंबा है। सफर उसके बहुत लंबा है। उस वक्त तो समझ नहीं आई थी मुझे कि मेरी उम्र मामा इस छोटी वक्त क्या कह रही है ना मेरे लिए। लेकिन अब मुझे चूंकि 15 साल हो गए हैं, 2005 में मेरे हस्बैंड का इंतकाल हुआ था, तो मुझे एहसास होता है वाकई सफ़र लंबा है। वालदा ठीक कह रही थी, बिल्कुल सही। ऐसा होता है, लेकिन हमें हारना नहीं चाहिए, हमें मेहनत करते रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। जो इंसान मेहनत से चलता है वो कामयाब होता Strong है। lady, और जी, आप मैंने strong lady। अपने आप को कामयाब किया, मनवाया, और ना सिर्फ खुद को, अपनी औलाद को भी। इस वक्त मेरा ख्याल है कि मेरे ख़ानदान में मेरे बच्चों की मिसाल दी जाती है। वेरी कि गुड, जबरदस्त। मुझे बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला हमें नजरे बद से बचाए और कुल को ऐसे नेक औलाद दे, और ऐसे ही मैं कहती परवान चढ़ाए हर माँ बाप को। अच्छा, ये बताएं, अक्सर औकात हम जब मुआशरे में चूंकि रहते हैं ना, तो मुआशरे को यकीनन हम देखते हैं, अच्छी चीज़ें भी नज़र आती हैं, बुरी चीज़ें भी नज़र आती हैं। अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, बुरी चीज़ों को साइड पे कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बेटियां जो हैं वो अपनी माँ के साथ बड़ी अटैच होती हैं, बेटे भी माँ के साथ अटैच होते हैं। लेकिन बेटी जो है उसको आप जब डांटते हैं या किसी चीज़ से मना करते हैं तो वो फौरन से हट जाती है। बेटा जो है वो आगे से सवाल करता है, क्यों भैया ऐसे क्यों करूं, या क्या वजह है। कहते हैं मुआशरे में ऐसा होता है कि बाप हो तो बेटे बिल्कुल सेट रहते हैं, माँ जो है उसके लिए जरा हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपकी लाइफ में भी है ऐसा? मैं ये कहूँगी कि मेरे बेटों में ना शायद अपने बाप का ब्लड है, इस वजह से क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ओबीडियंट बेटे थे, बहुत ओबीडियंट। और मेरी गुड लक है कि परवरदिगार ने मुझे बहुत ताबेदार बेटे दिए। वेरी गुड। बेटी से मेरी बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे बेटे मैं कहती हूँ बहुत ताबेदार है। अल्हम्दुलिल्लाह, सही, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। बैरिस्टर साहब, 16 साल की हम बात करें, बच्चे जब 16 इयर्स के होते हैं, उससे नीचे की हम जब बात करते हैं तो उनके हवाले से भी बाकायदा अब अलाउ हो गया है कि वो आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्या डिटेल्स है, सारा का सारा सिनेरियो समझा दें, बता दें नाज़रीन। देखिए, उसमें ये है कि चूँकि जो एजुकेशन का सिस्टम है वहाँ पे एक जो बच्चा होता है उसकी जो बेस है वो वहाँ से वो उस आगाज़ होता है उसका, कि जो स्कूलिंग जो है उसकी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें आप उसको बुनियादी जो उसकी बेसिक एजुकेशन है आप उसको किस तरीके से पेरेंट्स जो हैं वो करवाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द सेकंड कि आप जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसकी जो ग्रूमिंग है, जो अर्ली उसकी एज है वो किस तरीके से होती है, वो एक बड़ा एक अहम इशू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसमें क्या है कि जो मैच्योर स्टूडेंट वहाँ पे
आते हैं यूके में या किसी भी कंट्रीज में जाते हैं, तो उसमें ये आ जाता है कि चूंकि वो ऑलरेडी मैच्योर होते हैं, तो उनकी जो हैबिट्स हैं, उनकी जो आते हैं, जो हुटिंग करना है अगर स्कूल कॉलेज में बैठ के, तो वो यहाँ पे उनको आदत पड़ी होती है कि हमने किस तरीके से वो समटाइम हम बाहर जाके भी चेंज नहीं होते हैं। तो वो इसलिए वो उन्होंने अभी यूके का खासकर अभी उनका ये है कि जो बच्चे स्कूलिंग यहाँ पे कर रहे हैं या किसी प्राइमरी स्कूल में हैं, तो वो उनके लिए वो कहते हैं जी कि आप जो है ना अप्लाई कीजिए और वहाँ पे जो आ जाता है अप्लाई कीजिए और वहाँ पे स्टूडेंट का जो बच्चे का स्टूडेंट वीजा है, जो किड्स जो स्कूल की एज वाला है, आप वो भी करवा सकते हैं। अच्छा, उसमें ये आ जाता है कि आप ये अब हुआ है ना, पहले नहीं था ऐसा। पहले असल में पहले बड़ी फैमिलीज की हद तक था, जो लोग जो यहाँ के रिच लोग थे वो जाते थे खुद अपने वीजों पे बच्चों को साथ ले जाते थे, वहां पे एडमिशन करवा देते थे बच्चों के, तो फिर वो पीछे से लुक आफ्टर करते थे। अभी उन्होंने चूंकि लोगों के पास बेशुमार लोगों के पास टाइम भी नहीं है कि यहाँ पे आने जाने के लिए, तो ये दिस कैटेगरी इज नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानी पीपल। तो उसमें यह है कि ये तमाम वर्ल्ड के लिए है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भी अपने कवानीन बनाती है तो उसमें कोई खास, ये एक बड़ा मैंने यहाँ पे देखा है लोगों के ज़हनों में है कि वो इंडिया वालों को वीज़ा दे देते हैं, वो साउथ अफ्रीका वालों को वीज़ा दे देते हैं, हमें पाकिस्तानियों को क्यों नहीं देते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका जो लॉ जब वो बनाते हैं तो वो उस लॉ के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ है कि दिस लॉ इज स्पेसिफिक फॉर पाकिस्तानी कम्युनिटी और दिस इज ओनली फॉर इंडियन। वो एक ओपन कानून है, तमाम लोगों के लिए है, विदाउट एनी बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन और एनी रेसिज्म से हट के है। उसमें कोई भी शख्स जो है जब उनका गाइडेंस को फॉलो करता है, चाहे वो कहीं का भी है, तो उसको वो वीज़ा इशू करते हैं। अच्छा, तो उसमें यह है कि जो बच्चों का ये है कि जब वो अप्लाई करते हैं, उनके पेरेंट्स ऑब्वियसली पेरेंट्स करेंगे, किसी वजह से किसी के अगर पेरेंट्स नहीं हैं तो उसमें यह है कि जो उनके गार्डियन हैं, इन केस अगर किसी ऑब्वियसली या तो उनके कोई जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, या उनकी जो मदर की तरफ से फैमिली है, नाना नानी हैं, या अच्छा उसमें इसमें थोड़ा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उसमें यहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि जी ये बच्चा है, ये जी इसके ये मामू के घर में रहता है, तो ये मामू जो है ना, मामू जी 2 बारी माँ को होते मामा, तो वो उस किस्म की चीजें वहाँ पे वो नहीं मानते। वो कहते हैं जी अगर ये मामू है, चाचा है, या कोई इस किस्म का है, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट से गार्डियनशिप का एक सर्टिफिकेट ले लीजिए कि आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप उनको। अच्छा, ये वाली जो कोर्ट की गार्डियनशिप की अथॉरिटी है, इट्स नॉट ओनली फॉर जो किसी भी रिश्तेदार के लिए, आप किसी को भी दे सकते हैं कि आप किसी भी बंदे को, आप महल्लेदार को या एनी पर्सन जो है, आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं कि ही विल बी माय गार्डियन। तो वो कोर्ट में जाएंगे, वो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लेंगे, उस बच्चे की लुक आफ्टर वो करेंगे। तो उसमें भी सेम बाकी रेस्ट थिंग्स वही हैं जो सेम एक नॉर्मल एक केस में आती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्कूलिंग के हवाले से मैं चाहती हूँ कि हम जरा बात कर लेते हैं, चूंकि आपको तो माशाल्लाह से वहाँ पे एक अरसा हो गया है। यकीनन जो अच्छी चीजें होती हैं वो इंसान को अडॉप्ट करनी चाहिए। जर्मनी का स्कूलिंग सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगता है। यकीनन आपने विजिट किया होगा, देखा होगा कि वहाँ पर 5 साल के बाद या 4 साल के बाद जब आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, हम पाकिस्तान में मॉन्टेसरी और इस तरह से पढ़ाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो बैठना सिखाते हैं, वो बात करना सिखाते हैं, वो वॉशरूम जाना सिखाते हैं बच्चे को, यानी तमाम के तमाम जो एटिकेट्स हैं, जो मस्ट आने चाहिए, वो बच्चे को वो सिखा रहे होते हैं। हम यहाँ क्या सिखा रहे होते हैं, ये रेड कलर है, ये मैंगो है, ये एप्पल है। क्या कहेंगे कि यूके का क्या सिस्टम चल जाता है? देखिए, उसमें जो है वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन आ जाए, मैं अगर कोई ऐसी बात कहूँगा, तो उसमें एक ऑब्वियसली ये तो बेसिक एक चीज़ है कि सबसे पहले तो मुझे आज के तो बच्चों का पता नहीं है कि किस तरह के हैं चल रहा है सिस्टम, लेकिन जिस ज़माने में मैं यहाँ पे था तो उस वक्त इतनी सेंस भी नहीं थी। लेकिन जब देखते थे बच्चों को ना, तो वो बच्चे से ज़्यादा इतना भारी सा उसने वो डाला होता था शोल्डर के ऊपर, वो इतनी बुक्स हैं, अब भी ऐसा ही है। वो मतलब मैं बाहर जाने के बाद मैंने देखा, मैंने कहा यार ये इतनी बच्चों को जो किताबें दे देते हैं, ये क्या पढ़ेगा। अगर हम लोग अब इस एज में भी हमसे 1 से ज्यादा 2 से काम नहीं होते, पढ़ नहीं सकते ज्यादा, तो ये बच्चे क्या इतनी बुक्स पढ़ें। बाहर के कंट्रीज में कोई किताब नहीं है, कोई बुक्स नहीं है, बच्चे खाली जो है बाजू लटकाते हुए स्कूल चले जाएंगे। दैट्स राइट के उनको वो बताएंगे कि जी आपने स्कूल में बैठना कैसे है, आपने हैंड कैसे वॉश करने हैं, आपने बात कैसे करनी है। फिर वो
टीचर्स के साथ, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, वो उनके साथ एक बड़ा फ्रेंडली सा एक माहौल है उनके साथ, Yes. गपशप का है। बच्चे टीचर बच्चा अगर चेयर पे बैठा तो टीचर साथ में जमीन पे बैठ जाएगी कि साथ बच्चे को कंफर्टेबल करने के लिए, अटैच करने के लिए कि जी उनके साथ है। यहाँ पे वो सब ये है कि स्कूल क्लास में बैठा दें, एक तो ऑब्वियसली फीसें तो आप लेंगे, तो उसके बाद आप उसको सिखाएंगे ए फॉर एप्पल द बी फॉर बॉल, वो उसके ऊपर लगाएंगे, वो बच्चा लंबी लंबी वो बातें करे, ए फॉर एप्पल बी फॉर, वो उसको वहां पे वो सिखाते हैं कि जी के ए फॉर नॉट ओनली फॉर एप्पल, ए से बाकी चीजें भी आएगी, आपने आउल क्या करना, आउल तो कैसे आपने वो करना है। फिर लाइफ के जो एथिक्स हैं, जो जिसकी बेस बनेगी, जो बच्चे की एक बुनियाद है, जिंदगी चलनी है, वो सारी जिंदगी चलनी, वो वहां पे बनेगी। वो बनने नहीं देते हम यहाँ पे पाकिस्तान में। उसकी क्या वजूहात आती हैं, ये मेरे से ज्यादा सारे लोग जानते हैं कि जितना हम सोसाइटी को अनपढ़ रखेंगे, जितना नालायक रखेंगे, उतना बड़ा अच्छा होता है हुकूमत करना, इनके ऊपर कंट्रोल करना। तो ये पेरेंट्स समझ, अच्छा मुझे बड़ा अफसोस होता है उन पेरेंट्स के ऊपर जो समझते हैं जी बच्चे को किसी महंगे स्कूल में भेजेंगे तो फिर वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिनिश हो जाती हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं फिनिश नहीं होती। आप उनको मॉर्निंग टाइम जब ब्रेकफास्ट उनको दे रहे हैं, आपकी वहां पे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो बच्चा घर में आता है, आप वो पानी का गिलास पीता है, आप वो आपके साथ भी तो टाइम गुजारता है ना। वो स्कूल का टाइम तो आपने 8 to 5 या 8 to 9 जो है वो आपने गुजार दिया उनके साथ, 9 to 5 है। बाकी जो टाइम आप गुजारते हैं वो तो बच्चे को आप बता ही नहीं रहे कुछ क्या है। वो जो ही 1 से 2 मरतबा क्वेश्चन करेगा, कैसे रखनी है चीजें, जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो 2 मरतबा सवाल करेगा, वो बाप उसको कहेगा चलो परे हो जाता, वो थप्पड़ मार के उसको परे कर देगा। देने से या अपना तालीम ऐसी बड़ी फायदा ही नहीं होता, इसका कोई नहीं। हमें औलाद को, मैंने एक कॉलम लिखा था, तरबियत बराए नसाब। अच्छा, जबरदस्त। तरबियत को आम करके खास बना दिया जाए, सही, आप खास बनाकर आम कर दिया जाए। यानी कि आप तरबियत का आधे घंटे का 30 मिनट का एक पीरियड जरूर रखें हर क्लास, और इनके डे 1 से हो। ये नहीं कि आप 6 क्लास से शुरू करें, आप 1 क्लास से शुरू किए, ठीक है, 1 क्लास से ही शुरू होना चाहिए। ठीक है। जब आप स्कूल में भी और घरों में भी माँ बाप अपने बच्चों को बताएं, बेटा आपने ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, और हमारा ये नहीं कि किताबें ज्यादा पढ़ लो, सिर्फ इंग्लिश। इस वक्त इतना कॉम्प्लेक्स हमारे मुल्क में है। हम लोग कहते हैं जी जब तक इंग्लिश नहीं बोलेंगे हम लोग पता नहीं क्या पढ़े लिखे नहीं नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। उर्दू भी आनी चाहिए बच्चों को, पंजाबी का भी पता होना चाहिए, बच्चों को बात करनी भी आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ज़रका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इमिग्रेशन के हवाले से जितने मसाइल थे बड़ी डिटेल के साथ समझाएं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। सेम टाइम सेम चैनल फिर से हाजिर होंगे। अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।